हाय दोस्तों, मैं सच्चिदानंद यूपी टेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी में सबसे पहले पढ़ाएंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है जैसे किसी चीज़ का विभेदीकरण करना। जैसे हम लोग भाषाएं सीखते हैं तो भाषाएं होती हैं वो कई सारे वाक्यों से मिलके बनी होती हैं। तो उन वाक्यों को पहले भाषाएं देखें। भाषाएं वाक्यों से मिलके बनी होती हैं। वाक्य जो होते हैं वो उपवाक्य से मिलके बने होते हैं। उपवाक्य पदबंध, पद और इसी तरीके से अक्षर, वर्ण, शब्द, इन सब चीज़ों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, क्योंकि इस व्याकरण की या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण के बाद में वर्ण से बड़ा क्या होता है? अक्षर। और अक्षर से बड़ा होता है शब्द। अक्षर से बड़ा क्या होता है? शब्द। शब्द से बड़ा होता है पद। और पद से मिलके बना होता है पदबंध। और पदबंध से मिलके क्या बनता है? उपवाक्य। उपवाक्य के बाद आपका आ जाता है वाक्य। इन सारी चीज़ों में हम व्याकरण में डिस्कशन करेंगे। इन सारे पदों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे शब्द, व्याकरण में हमें यही चीज़ पढ़ना होता है कि इस शब्द को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे तो इसके कुछ अलग भाग हो जाएंगे। इसकी रचना की दृष्टि से देखेंगे तो हम अलग भाग हो जाएंगे। आगत शब्दों की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ अलग भाग हो जाएंगे। जैसे आगत में हो गया तुम्हारा तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। और रचना की दृष्टि से देखेंगे तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर में हमें पहले डिफरेंस समझना है। वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। तो वर्ण की हम परिभाषा लिख सकते हैं, कोई स्वर या स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन। पहले इन चीज़ों को हम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। और अक्षर में लिखेंगे स्वर या स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन, छोटा सा डिफरेंस है। स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे वर्ण और अक्षर में हमें डिफरेंस करना है। हमने लिखा का, तो का में का हलंत वाला और प्लस आ, ये पूरा जो का है वो किससे मिलके बना है? आधा का और आ से मिलके बना है। तो ये जो स्वर सहित, क्योंकि इसमें स्वर इंक्लूड है, स्वर इसमें है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अक्षर। और जिसमें स्वर ना हो, जैसे का, इसमें स्वर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण। जैसे हमने लिखा गा, अगर गा में पूछा जाए कि वर्ण कितने हैं, कितने वर्ण हो जाएंगे? 2 वर्ण हो जाएंगे। कौन कौन से? एक हलंत वाला गा और दूसरा आ। लेकिन शब्द पूछा जाएगा तो कितना होगा? 1 शब्द होगा। शब्द 1 ही होंगे और वर्ण कितने हो जाएंगे? 2। ठीक। स्वर रहित का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी स्वर से या किसी वर्ण से स्वर को हटा दें तब वो क्या बन जाएगा? वर्ण बनेगा। और जब स्वर के साथ लिखेंगे किसी वर्ण को तो क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। आइए बात समझिए। अब आगे आता है शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द इन्हीं वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। वर्णों का सार्थक समूह। ये सार्थक लिखने का मतलब हुआ अर्थ सहित या अर्थ पूर्व। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई एक अर्थ हो, जो अर्थ देता हो, वो क्या कहलाता है? शब्द। जैसे वर्ण का हो गया, माँ हो गया या ला हो गया। अगर का, माँ, ला इनको मिलाएंगे तो कमल बनेगा, जिसका एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको हम शब्द बोलेंगे। लेकिन अगर ला, माँ, का हम पढ़ें तो लमक, ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। ये कोई, इसका कोई अर्थ लमक का नहीं होता है, इसलिए लमक कोई भी शब्द नहीं हुआ। ठीक। शब्द समझ में आया? शब्द के बाद आता है पद।
शब्द के बाद क्या आता है? पद। इसी शब्द को, जिसका कोई अर्थ है, इसी शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो उसको पद बोलते हैं। जैसे कमल घर जाता है, कमल घर जाता है। अगर ये चीज लिखेंगे तो कमल घर जाता है एक वाक्य हो गया, इसमें कमल जो होगा वो पद होगा। ठीक, जब शब्दों को हम किसी वाक्य के साथ बोलते हैं तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्योंकि इस कमल को हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, सेंटेंस पे हमारे डिपेंड करेगा। जैसे कमल घर जाता है तो ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ। ठीक, और कोई दूसरा वाक्य हम लेके देखें, जैसे कमल का फूल खिलता है, तो यहाँ निर्जीव वस्तु का बोध करा रहा है कमल। तो ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। पद के बाद क्या आता है? पदबंध। पद के बाद क्या आता है? पदबंध। पदबंध क्या है? पद का विस्तारित रूप, वो पद, वो शब्द, किसी वाक्य में प्रयुक्त वो शब्द जो पद को हम, जो पद का विस्तार करते हैं, जो पद का विस्तार करते हैं। पद क्या था? जैसे हमने लिखा था कमल घर जाता है, घर जाता है, ये चीज लिखा था। अगर हम लिख दें यहीं कि इसके पहले राम का भाई, राम का भाई, राम का भाई कमल घर जाता है, ये भी एक वाक्य हुआ पूरा। यहाँ से देखें तो कमल घर जाता है, ये भी एक वाक्य हुआ। ठीक, इस वाक्य में कमल घर जाता है, यहाँ पे कमल क्या हो गया? ये पद हो गया। और इस पद का जो विस्तार कर रहा है, कमल है कौन? राम का भाई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया? पदबंध हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं पदबंध में? पद का विस्तारित रूप। वह शब्द जो वाक्य में पद का विस्तारित रूप होता है वही क्या कहलाता है? पदबंध। ठीक, उसके बाद उपवाक्य। उसके बाद क्या आता है? उपवाक्य। उपवाक्य और वाक्य, इसको हम वाक्यों से समझेंगे। इसको हम वाक्य से लिखने के बाद समझते हैं। जैसे जब वर्षा बंद होगी तब हम घर जाएंगे। ये पूरा हो गया एक वाक्य। ये पूरा क्या हो गया? वाक्य। लेकिन इसमें देखा जाए इस पूरे वाक्य में दो वाक्य शामिल हैं। जब वर्षा बंद होगी ये एक वाक्य हुआ, और तब हम घर जाएंगे। ठीक, एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है। जब वर्षा बंद होगी, इतना कहने से पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है कि आगे क्या करना चाह रहा है बंदा ना। तो ये क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक ये उपवाक्य हो गया। ठीक है, उपवाक्य मेनली क्या होते हैं? वाक्य के कुछ पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। वाक्य के कुछ भाग होते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य जो होता है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई ही क्या कहलाती है? वाक्य। तो वाक्य की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? भाषा की पूर्ण इकाई। क्या लिखेंगे? पूर्ण इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। हम ये चीज समझ गए। अब इसको हम एक एक करके आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं केवल वर्ड। आज हम डिस्कस करते हैं वर्ड। तो वर्ड कितने तरीके के होते हैं? वर्ड कितने तरीके के होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? वह शब्द, व्यंजन पहले सुनो, वह शब्द जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। वह वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। स्वर के मामले में हम डिफिनेशन देंगे, इति राजन्ते स्वरा, जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, स्वयं में राज करते हैं।
ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, स्वर। अब स्वर के भेद हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्वर के भेद। स्वर को हम कई आधारों पे कई तरीके से बांटते हैं, स्वर के भेद। ठीक, स्वर को हम कई आधारों से बांटते। पहला हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। मेनली व्युत्पत्ति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मूल स्वर, दूसरा हो गया संधि स्वर। ठीक, संधि स्वर। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। वो कौन कौन से हैं, आ है, ई है, उ है और री है। ठीक, संधि स्वर, संधि स्वर जिसमें दो स्वर आपस में मिलके बनते हैं, वह स्वर जो दो स्वरों के मिलने से बने होते हैं उनको हम संधि स्वर कहते हैं। और इन संधि स्वरों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया दीर्घ स्वर, क्या हो गया, दीर्घ स्वर। और दूसरा हो गया, पहला हो गया दीर्घ स्वर, दूसरा हो गया संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर हम ये दो स्वरों की संधि से बने हैं। दीर्घ स्वर किससे बने हैं, दो स्वरों की संधि से, इसीलिए हम इसको संधि स्वर। अब दीर्घ स्वर कितने तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे आ और आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। ठीक है, वैसे ही छोटी प्लस छोटी मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता है, हिंदी सब्जेक्ट में री का दीर्घ नहीं होता है। संस्कृत में री का दीर्घ होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण में किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है, तो वो स्वर कौन सा है, री। ठीक, तो दीर्घ स्वरों की संख्या क्या हो गई, कितनी हुई, 3। दीर्घ स्वर हो गए 3। ये बोले जाएंगे सजातीय वर्ण। क्या बोलेंगे, सजातीय वर्ण। इनकी जाति एक है, इनका उच्चारण स्थान भी एक है, आ और आ का, और बड़ा बनता है। तो जितने भी वर्ण बने ये क्या हो गए, सजातीय वर्ण। ठीक है, ई और ई की जो जाति है वही बड़ी ई की भी है। उ का जो उच्चारण स्थान है वही बड़ा उ का उच्चारण स्थान है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय वर्ण। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में दो विजातीय वर्ण मिलते हैं, दो विजातीय स्वर मिलते हैं, तब संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है। संयुक्त स्वर में क्या क्या आ जाएगा, संयुक्त स्वर में क्या क्या आ जाएगा, आ। जैसे आ के साथ क्या मिले, ई मिले, आ के साथ ई मिले, आ प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा, ए। यहां से बनता है ए। और आ के साथ जब ऊ मिल जाता है, आ के साथ जब ऊ मिलता है तब बनता है ओ। क्या बनता है, ओ। ठीक, इसी आ के साथ जब ए मिलता है तब बनता है आए। और इसी आ के साथ जब ओ मिलता है तब बनता है आओ। अब ये विभाजन जो है, ये चीज जो हम देख रहे हैं, आ और ई के मिलने से ए बन रहा है, आ और ऊ के मिलने से ओ बन रहा है, इनका प्रयोग हम उच्चारण स्थान निकालने में भी करेंगे। जैसे आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। अकः सवर्णे नहीं, अकु विसर्जनीय नाम कंठा से। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इस वैसा नाम तालु। ठीक है, इसका कंठ हो गया, इसका ताल हो गया, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, हम केवल कंठ नहीं कह सकते हैं ना, तो हम केवल ताल, ए का क्या होगा, कंठ तालु। वैसे ही आ का कंठ होता है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों से। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई ना। अब संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। इन संयुक्त स्वरों की संख्या क्या है,
4 है। तो टोटल स्वर कितने हो गए हिंदी में? 4, 3 7 और ये 4, 7 4 11। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी? 11 है। क्लियर?